नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जो है साधना चैनल हेड ब्रज मोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। के बारे में अगर हम चर्चा करने बैठे तो निश्चित रूप से समय हमारे लिए कम पड़ेगा इस इंटरव्यू के लिए, और देशवासियों को जानना जरूरी है कि देश हित में आखिर कौन से ऐसे विभाग और कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहां पे ऐसा काम हो रहा है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहते हैं। ऐसा ही एक विभाग है उत्तर प्रदेश का संस्कृति पर्यटन, और इस विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जयवीर सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद है और मैं खास तौर से उनका साक्षात्कार मैं स्वयं करना चाहता हूं। जैसे कि मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं विभिन्न लोगों के जब मैं साक्षात्कार करता हूं तो राष्ट्रीय स्तर का एक स्वरूप होता है, लेकिन आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो प्रदेश के तो कैबिनेट मंत्री हैं लेकिन राष्ट्रीय सोच रखते हैं, क्योंकि वो कैसा काम करने जा रहे हैं, और उसी कार्यक्रम और उसी कार्य के बारे में हम आपसे रूबरू कराएंगे। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद साधना चैनल पे और हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत आपका भी स्वागत, अभिनंदन, बधाई आपको आज हमारे साथ बैठे हैं। मंत्री जी, आमतौर से खासतौर से जो मेरा कार्यक्रम का स्वरूप रहता है, क्योंकि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में विदेश यात्राएं करता हूं, देश के अभी श्रीनगर से लेकर के तमाम जो भी बड़े मुद्दे होते हैं उसमें मैं अपना ये प्रोग्राम और साक्षात्कार करता हूं, लेकिन आपने एक बहुत विशेष बिंदु पे जिसको मैं आने वाले समय पे खासतौर से मैंने उसको निश्चित रूप से सोचा हुआ है कि मैं देश के तमाम जो हमारे जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। मैंने ये देखा, जो मेरी जानकारी मैं इसको आप थोड़ा विस्तृत रूप से थोड़ा बताएंगे, देश में खास तौर से धर्म के प्रति जो आस्था हुई है 2014 के बाद से, वो उससे पहले कभी नहीं रही। धर्म को लोग छुपा के चलते थे, तिलक लगाने से लोग डरते थे, लेकिन 2014 में देश में और 2017 में प्रदेश में खास तौर से, और मैं अब ये फिर जोड़ूंगा कि 2022 में जब से आपने कमीना मंत्री के रूप में, सांस्कृतिक मंत्री का के रूप में आपने अपने आप को प्रदेश के मंत्री के रूप में आपने शपथ ली है, उसको आप इस प्रकार से सुनिश्चित कर रहे हैं। जो जानकारी हमें आई है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं खास तौर से, जिनकी परंपरा, जिनकी पृष्ठभूमि कई वर्षों पुरानी है, सैकड़ों वर्षों पुरानी, जिनको लोग ये समझते थे कि पीपल के पेड़ के पास 2 ईंटें लगा दिए गए हैं, वो ये कोई ऐसा ही मंदिर होगा, कुछ ऐसा ही हो, ये भगवान का कोई हम कह सकते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि होगी, लेकिन आपने उसको एक स्वरूप देने का काम किया। इसके बारे में थोड़ा बताइए, और देश की जनता जरूर जानना चाहिए। मैं साधना के सभी दर्शकों को आपके माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूं। देखिए, पहले तो देश की जनता का आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी के रूप में ऐसा प्रधानमंत्री को अपना प्रचंड समर्थन और आशीर्वाद देकर के देश का नेतृत्व करने का अवसर दिया 2014 में। इनकी सोच, इनकी कार्यशैली, जिनकी कार्य क्षमता का कोई तोड़ नहीं, जिन्होंने तुष्टिकर से देश का ध्यान हटा के 2014 से पहले जिस प्रकार से धार्मिक तुष्टिकरण के नाम पर सनातन को तहस-नहस करने का, सनातन को विकृत रूप करने का जो लगातार सुनियोजित षड्यंत्र चलाने का काम किया गया, उसी का परिणाम था कि हमारी मान्यता, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभावित हुए। 2014 में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश में जब एक नया दौर चला, जिसमें हमारी मान्यताएं, परंपराएं, संस्कार, जीवन मूल्य, आदर्श, धरोहरें, हमारी विरासतों को सम्मान देने का काम शुरू हुआ, तो उसी का परिणाम था कि लोगों की सोच, लोगों की अवधारणा, लोगों की कार्यशैली जब बदली, लोगों को लगा कि हमारी मूल धरोहर क्या है, हमारी सनातन संस्कृति क्या है, हमारी विरासत को सम्मान कैसे मिलेगा। इसका जब अभियान चला तो सौभाग्य से 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, और जब योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और किन कारणों से बनी आप भी जानते हैं, उस समय 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश का वो दुर्भाग्यपूर्ण दौर था जब दंगों का प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया था, गुंडई की पराकाष्ठा थी, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, गुंडई, अराजकता, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा, ये सब उस समय चल रहा था। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसी से उब के, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लेकर के उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को पूरी तरह पराजय का मुंह दिखाते हुए प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम किया। और जब योगी के नेतृत्व में 2017 की सरकार बनी, तो जिस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से कानून व्यवस्था का राज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम, और खास रूप से उनका सोच वो संत है, वो भी
एक संत के जो आदरणीय मोदी की सोच को स्थापित करने का काम एक संत की भूमिका में आदरणीय योगी जी ने किया। और उसमें सबसे बड़ा काम था कि एक तरफ प्रदेश का विकास का रास्ता मजबूत हो, उससे पहले कानून का राज स्थापित करने का काम किया गया। और आज सौभाग्यशाली है उत्तर प्रदेश कि इन 8 सालों में दंगा मुक्त प्रदेश से दंगाइयों के प्रदेश से दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना। अपराधियों को कैसे निपटा जाता है ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश ने देश को सिखाया, पर विदेश की धरती तक बुलडोजर वाले बाबा की चर्चा होने का काम हुआ। साथ ही साथ क्या लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, और विशेष रूप से सनातन को एक ताकत देने का, सनातन को सांस्कृतिक रूप से धरातल पर पहुंचाने का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से योगी जी ने किया, तो उसके लिए मैं समझता हूं युगों तक हमारी इस सरकार को याद किया जाएगा। सौभाग्य से 2022 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ और पुनः योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और सरकार में पर्यटन और संस्कृति के रूप में मुझे जो दायित्व दिया गया, उसके बाद हम लोगों ने जैसा मन था आदरणीय योगी जी का, जैसा मन था आदरणीय मोदी जी का, उसी के मन के अनुसार चीजों को धरातल पर उतारने का काम हम लोगों ने वेल प्लान तरीके से शुरू किया। उसी का परिणाम है आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हम लोग तीसरे चौथे नंबर पे पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में रहते थे, आज उत्तर प्रदेश पर्यटकों को आकर्षित करने में डोमेस्टिक निर्देशन में पुलिस उपायुक्त यातायात के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस द्वारा डग्गामार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों यानी कि बस इको के विरुद्ध जो है सेक्टर 37, बोटेनिकल गार्डन, अट्टा चौक और परी चौक पर विशेष अभियान चलाकर प्रवर्तन की कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि विशेष अभियान के अंतर्गत नियम विरुद्ध 16 बसों एवं 7 इको के विरुद्ध सीज भी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक समीक्षा की। लखनऊ में आयोजित समारोह में डॉक्टर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल यानी कि पूर्ववर्ती मेयो हॉस्पिटल की स्थापना के 25वें वर्षगांठ मनाई गई और इस अवसर पर अस्पताल की उपलब्धियों और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो है इसके योगदान का जश्न मनाया गया। पहली बार लखनऊ आगमन पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का, भारत की मातृशक्ति के, सिंदूर की गरिमा का और भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का एक प्रतीक रहा है। आपने देखा होगा कि भले ही पाकिस्तान और उसके समर्थक क्या कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी आन मान शान की रक्षा करने के लिए वह किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को जिसके लिए आश्वस्त किया था। और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत के शौर्य और पराक्रम को भारत के बहादुर जवानों के माध्यम से जिस बहादुरी के साथ अपने दुश्मन को ठिकाना लगाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया, आज पहली बार इस ऑपरेशन के उपरांत माननीय रक्षा मंत्री जी का लखनऊ आगमन हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उनका लखनऊ आगमन पर मैं
प्रदेश शासन की ओर से भी और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देता हूं मेयो हॉस्पिटल और केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के पदाधिकारियों को। 25 वर्ष की यात्रा, 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में आज के माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस हॉस्पिटल की आधारशिला रखी थी। आज ये हॉस्पिटल यहां पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के रूप में और बाराबंकी में मेडिकल कॉलेज के रूप में अपनी एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़कर के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, यही होती है जीवन में उन्नति की राह और यही होती है संस्कृति। ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीज का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है और बीज का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वह अवश्य होगा। आज के इस अवसर पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की इस रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह जी को, डॉक्टर राहुल सिंह जी को और इस पूरे हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी जितने भी चिकित्सक हैं, इन सभी का मैं आह्वान करूंगा। और जितने भी यहां पे मेडिकल के छात्र बैठे हुए हैं, उन सबसे भी यही अपेक्षा रखूंगा। स्वास्थ्य सेवाएं एक नए प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है और प्रतिस्पर्धा में याद रखना, इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित करने के लिए सेवा को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इस क्षेत्र में संवेदना न हो तो फिर एक चिकित्सक के प्रति आम जनमानस के मन में जो विश्वास है वह विश्वास डगमगाएगा। उस विश्वास को कभी डगमगाने मत देना, कभी मत देना। 25 वर्ष के शानदार यात्रा एक हॉस्पिटल से आज एक मेडिकल संस्थान के रूप में न केवल मेडिकल क्षेत्र के लिए बल्कि प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। सैकड़ों छात्र आज न केवल यहां पर यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलिटी की डिग्री लेने के लिए प्रवेश लेते हैं बल्कि आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करते हैं। यह डॉक्टर केएन सिंह जी की दूरदर्शिता और उनके द्वारा यहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के करकमलों उधर कासगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया और साथ ही सीएम योगी ने नवनिर्मित पुलिस लाइन का भी उद्घाटन किया। आपको प्राप्त हो रही है। कासगंज याद करिए, जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आगे चल रही थी, भगवान श्री विष्णु का तृतीय अवतार 12 भगवान के रूप में इसी धरती पर, सोरों की धरती पर, इस धरा के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं।
सोरों की इस पावन धरा को, जो कासगंज जनपद की पावन धरा है, इसको नमन करता हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि सोरों के इस आध्यात्मिक महत्व को हमारी डबल इंजन की सरकार ने समझा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने समझा ही है, बल्कि उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, आज सोरों के अंदर चल रही विकास की परियोजनाएं, कासगंज के अंदर चलने वाली विकास की परियोजनाएं उसका उदाहरण है। और उन्हीं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज मुझे आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं कासगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। बहनों और भाइयों, जो काम देश की सुरक्षा के लिए सेना का है, उसी प्रकार का कार्य आंतरिक सुरक्षा में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की हुई होती है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायंकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रदेश में विकास ठप हो गया था। एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। वे गुंडों के साथ मिलकर के प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, कानून के लिए संकट खड़ा करते थे। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ
उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, दुर्जनों का महिमा मंडन करते थे। यही पिछली सरकारों का कार्य था। और जब विकास एजेंडे में नहीं होता है तो फिर सरकार कुछ कर नहीं सकती। याद करिए, कासगंज जनपद का निर्माण 2008 में हुआ था। 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उसके बाद 5 वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार रही। बहनों और भाइयों, पुलिस लाइन जो पुलिस की व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता होती है, इसके लिए न जमीन दी गई न पैसा दिया गया। और केवल कासगंज नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग 12 जनपद ऐसे थे जिनमें जिला मुख्यालय नहीं थे, पुलिस लाइन नहीं थी, डीएम और एसपी भी किसी ब्लॉक में बैठने के लिए मजबूर होते थे। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कैसे 25 करोड़ जनता की कोई सुरक्षा करता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है, एक मॉडल के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त, हर प्रकार के संसाधनों से युक्त। और माफिया का तो काल ही बन गई है पुलिस। अब माफिया पैरेलल एक समानांतर सरकार नहीं चला सकता, किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मुझे 191 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए कासगंज के अत्याधुनिक पुलिस लाइन के लोकार्पण का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। ये लोकार्पण। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,